हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 9 जून को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। क्योंकि आज संडे है तो ऑब्वियस है कि आर्टिकल द हिंदू से लेंगे, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में आज आर्टिकल नहीं आते हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है व्हाई इज चाइना प्रोबिंग द फार साइड ऑफ द मून। कंसेप्चुअल आर्टिकल है। फार साइड ऑफ मून क्या है, क्यों अर्थ से ये विजिबल नहीं होता है, इसके रीजंस क्या हैं। 2024 प्री में आपको ये दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है व्हाट इज़ द नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। ये भी इम्पॉर्टेंट है, प्री के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेंस में आप इसे आंसर में मेंशन कर सकते हैं, जो हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है तो। ओवरऑल दोनों आर्टिकल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, डीप एनालिसिस करेंगे। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है व्हाई इज चाइना प्रोबिंग द फार साइड ऑफ द मून। आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 2025 के लिए। इवन आपको 2024 में भी जो वर्ल्ड वाइड जितने भी लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन हो रहे हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे कि लूना कहाँ का है, चंद्रयान तो आप जानते ही हैं, चैंग ई कहाँ का है। इस तरीके से आपको प्री में क्वेश्चन इस बार भी आ सकता है। तो प्री पर्सपेक्टिव से तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब मेंस पर्सपेक्टिव की बात करें तो मेंस में जेम्स वेब टेलीस्कोप पूछा गया था। इतना डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपको पूछा जा चुका है, नासा का ये मिशन था, तो आपको प्री में ये चाइना का जो लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है इससे भी सवाल पूछा जा सकता है, डायरेक्ट भी आ सकता है। और इंडिया के लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन के साथ कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा मेंस के पर्सपेक्टिव से। ठीक, इस आर्टिकल में हम बात करेंगे नियर साइड ऑफ मून के बारे में, फार साइड ऑफ मून के बारे में। फार साइड ऑफ मून इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों वहाँ पर लोग जाना चाहते हैं, वहाँ से मून के जो रॉकी बॉडी है वो सैंपल या सॉइल के जो सैंपल है वो लाना चाहते हैं। इसके पीछे के रीजंस क्या हैं इसको समझेंगे, और क्यों फार साइड मून मिशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये सारे एस्पेक्ट आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ आपको चाइना का मिशन का नाम लिया जाए। तो ये वाले एस्पेक्ट हम इस आर्टिकल में कवर करेंगे। अब आर्टिकल शुरू करते हैं। एक स्मॉल स्पेसक्राफ्ट लूनर सैंपल्स फ्रॉम द फार साइड ऑफ अर्थ ले करके निकल चुका है 4 जून को, और 2 दिन में ये ऑर्बिटर पे पहुंचेगा। यहाँ पर जो सैंपल्स होंगे उसे ट्रांसफ़र किया जाएगा, फिर एक रिटर्नर के थ्रू ये जर्नी शुरू करेगा ऑर्बिटर से और अर्थ पर सैंपल लेकर पहुंचेगा। ऐसा पहली बार होने वाला है कि जो फार साइड ऑफ मून है उसके सैंपल का एक्सेस साइंटिस्ट को मिलने वाला है। ये जो ऑनगोइंग मिशन है ये किसका है, चाइना का ऑनगोइंग मिशन चल रहा है जिसका नाम चैंग ई 6 मिशन है। अब चैंग ई मिशंस के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट आर द चैंग ई मिशंस। अच्छा, सबसे पहले चैंग ई नाम क्यों पड़ा है ये देख लेते हैं। जैसे कि इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से हमारे यहाँ जो मून है उसको चंद्र देवता के नाम से जानते हैं, वैसे ही चाइनीज़ माइथोलॉजी में मून को चैंग ई कहा जाता है, इसलिए इस मिशन का नाम चैंग ई मिशन पड़ा। चाइनीज़ नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA इसने चाइनीज़ लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम को 2003 में लॉन्च किया और पहला चैंग ई मिशन 2007 में हुआ। जब पहला मिशन क्या था, ऑर्बिटर बस भेजा गया था किसके अराउंड मूव करने के लिए, मून के अराउंड। तो ये आपका ऑर्बिटर है, यहाँ घूम रहा है। ये ऑर्बिटर ने क्या किया, इसने प्रॉपर फोटो भेजी किसकी, मून की, और इस फोटो से सबसे पहले मैप तैयार किया गया किसका, मून का। तो जो पहला मिशन था चैंग ई मिशन, उसके थ्रू मैपिंग की गई। जो सेकंड चैंग ई मिशन था उसमें ऑर्बिटर भेजा गया, लेकिन अब जो आपके कैमरेज थे वो हाई रिजोल्यूशन वाले थे। तो उसमें देखा गया कि कौन सा पार्ट है जहाँ पर हिली एरिया है, कौन सा प्लाट है जो कि प्लेन एरिया है, ताकि इन इमेजेस को लैंडर और रोवर लैंड कराने में हेल्प कर सके। तो चैंग ई 2 जो मिशन था
उसकी इमेजेस के थ्रू ही लैंडर और रोवर को लैंड कराने के लिए चैंग-ई 3 मिशन लॉन्च किया गया। और 2013 में चाइना ने सबसे पहले जो मून था वहाँ पर लैंडर और रोवर लैंड करा लिया। ठीक, सबसे पहले का मतलब ऑब्वियसली रशिया और यूएस तो पहले थे ही, जो कि पहले पहुँच चुके थे। उसके बाद में अगर बात करें तो चाइना, और अभी इंडिया, है ना। तो इंडिया 2023 में ये अचीव किया है, चाइना ने 2013 में कर लिया था। तो कहीं ना कहीं अभी भी हम चाइना से 10 साल पीछे हैं सारे एस्पेक्ट में। और जितना तेज़ी से इंडिया ग्रो करेगा ये गैप उतनी जल्दी कम होता चला जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 2019 में चैंग-ई 4 मिशन कैरी किया गया। इसमें जो लैंडर है और रोवर है ये फार साइड ऑफ मून पर लेकर गए। ठीक, अभी बाद में बात करेंगे कि ये फार साइड और नियर साइड क्या है, इसको समझेंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि जो चैंग-ई 4 मिशन था उसमें लैंडर और रोवर कहाँ पर लैंड कराए गए, जो फार साइड ऑफ मून था, जो दूर साइड, अर्थ से दूर वाला साइड था, उसको फार साइड कहा जाता है। फिर चैंग-ई 5 मिशन हुआ। इसमें क्या किया गया, अब मून पर सैंपल लाने के लिए जो है मून से जो लूनर सॉइल सैंपल है उसको लाने के लिए मिशन किया गया। लैंडर, रोवर सब भेजा गया, वहाँ से सैंपल इकट्ठे किए गए और इकट्ठे करके अर्थ पर लेकर आया गया। तो चैंग-ई 5 मिशन में जो नियर साइड ऑफ मून था वहाँ से सैंपल उठाए। और चैंग-ई 6 मिशन जो था, जो कि अभी ऑनगोइंग मिशन है, इसमें फार साइड के सैंपल्स लाने के लिए जो है लैंडर और रोवर को भेजा गया। नाउ जो चैंग-ई 6 मिशन है उसे प्रॉपर डायग्राम से देख लेते हैं ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। और ये फार साइड क्या है इसे भी समझ लेते हैं। नियर साइड और फार साइड में डिफरेंस क्या है और क्यों इतना है ये इम्पॉर्टेंट फार साइड से सैंपल लेकर आना। तो आगे देखते हैं। ये अर्थ और मून का सिस्टम बना दिया है मैंने। ये अर्थ तो दिख ही रहा है, ये मून है आपका। मून को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है, एक है नियर साइड और एक है फार साइड। अब नियर साइड कौन सा होगा, अरे जो नियर होगा वही तो नियर साइड होगा, और जो दूर है वो फार साइड कहलाएगा। जो फार साइड है उसे डार्क साइड ऑफ मून भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहते हैं डार्क साइड ऑफ मून, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ये कभी भी विजिबल नहीं होता है अर्थ से। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है सर, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि अर्थ से मून का एक हिस्सा कभी भी दिखाई ना दे, एक हाफ कभी भी दिखाई ना दे। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये मून तो रोटेट करेगा। जब मून अपनी एक्सिस में घूमेगा तो कभी ना कभी जो पिछला हिस्सा है वो आगे तो आएगा, तब तो हम अर्थ से देख पाएंगे। तो ऐसा नहीं हो पाता है और उसका रीज़न है अर्थ मून के साथ टाइडली लॉक्ड है। ये ऑप्शन आपको जहाँ दिखेगा, टाइडली लॉक्ड वर्ड जहाँ दिखाई देगा वही आपका आंसर होने वाला है। इसे अच्छे से याद रखना है। अब आप बोलोगे कि सर क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। तो अपन फोटो में देखते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। इस डायग्राम से समझते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। क्या होता है, जो रोटेशन और रिवॉल्यूशन की स्पीड है वो लगभग इस तरीके से हो जाती है कि जब मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करके यहाँ पहुँचेगा, तो रिवॉल्व करके अगर मान लो बिना रोटेशन के यहाँ पहुँचता तो मून का डार्क साइड सामने होता और डार्क साइड हमें दिख जाता। लेकिन ये किस तरीके से पहुँचता है, जब ये हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो जो डार्क साइड वाला हिस्सा है वो वापस पीछे के तरफ आ जाता है। मतलब ये रोटेशन भी हो रहा है अपनी एक्सिस में और रिवॉल्यूशन भी हो रहा है। इसका मतलब जब ये बिना रिवॉल्यूशन के यहाँ, बिना रोटेशन के अगर यहाँ पहुँचता तो डार्क साइड यहाँ आना चाहिए था, सामने दिखाई देना चाहिए था और ये डार्क साइड नियर साइड बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब तक के ये रिवॉल्व होता है उतनी देर में ये रोटेट भी हो जाता है। तो जो डार्क साइड सामने आना चाहिए था वो वापस पीछे आ जाता है और फिर जो है आधा घूमने के बाद क्या होता है, ये डार्क साइड जो है कहाँ आना चाहिए था, सामने, लेकिन ये उल्टा घूम जाता है और ये फिर पीछे आ जाता है। चीज़ें क्लियर हो रही क्या? इस तरीके से रोटेशन और रिवॉल्यूशन होता है कि जो
जो डार्क साइड है वो कभी दिखाई ही नहीं देता है। चीज़ें अगर क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा एक यूट्यूब वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि क्या हो रहा है ना। एक और बार ट्राई करते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो क्या हो रहा है। अब रोटेशन नहीं होता, लेट्स से कि रोटेट नहीं हो रहा है, तो ये जो मून है ये एज इट इज़ यहाँ पर आ जाता, रिवॉल्यूशन बस हो रहा है, और ये जो एम साइड है वो यहाँ दिखाई देता। अब एम जो है अर्थ से विजिबल है, तो ऐसा होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि क्योंकि मून अपने एक्सिस में रोटेट हो रहा होता है, और रोटेशन इस तरीके से होता है कि ये जो डार्क साइड वाला हिस्सा है वो रोटेट होके इस साइड पे आ जाता है, और फिर अगले बार जो है रोटेट होके इस साइड पर आ जाता है एम में। तो ये हमेशा डार्कर साइड में रहता है। इसका रीज़न है क्योंकि ये टाइडली लॉक्ड है अर्थ से। चीज़ें क्लियर है क्या? अब यहाँ पर क्या हो रहा है ये देख लेते हैं चैंगी मिशन में। सबसे पहले अर्थ से निकला ऑर्बिटर जो है निकल करके कहाँ पहुँचा? लूनर ऑर्बिट में। लूनर ऑर्बिट में पहुँचने के बाद ये आपका ऑर्बिटर हो गया, ठीक, ये ऑर्बिटर है। अब यहाँ से अपना लैंडर निकला होगा, यहाँ पर लैंड किया होगा, फिर यहाँ पर जो लैंडर था और रोवर होगा, यहाँ पर इसे असेंडर कहा जा रहा है। रोवर ने जो है सैंपल निकाला होगा और इस असेंडर को दिया होगा। ये असेंडर क्या करेगा? एसेंड करेगा। कहाँ से? मून से। किधर पहुँचेगा सैंपल लेके? ऑर्बिटर के पास पहुँचेगा। ऑर्बिटर जो है ये सैंपल लेगा और फिर एक रिटर्नर में इस सैंपल को अर्थ के पास भेजेगा। चीज़ें क्लियर है क्या? अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है इसे समझते हैं। क्या होता है कि जो फार साइड है इसके साथ कम्युनिकेशन करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अर्थ की जो लाइन ऑफ साइट है उस पे फार साइड दिखाई नहीं देता। तो आपको जब भी कम्युनिकेशन करना पड़ता है आपको एक और सैटेलाइट या फिर स्पेसक्राफ्ट का यूज़ करना पड़ता है। ये स्पेसक्राफ्ट यहाँ से सिग्नल लेगा, अर्थ को पहुंचाएगा। एक और सैटेलाइट की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो मिशन होते हैं फार साइड के बड़े कॉम्प्लेक्स मिशन होते हैं। चीज़ें क्लियर है क्या? अब देख लेते हैं कि इतना इम्पॉर्टेंट फार साइड क्यों है। द फार साइड इज एक्सपेक्टेड टू बी अ गुड प्लेस टू इंस्टॉल लार्ज टेलीस्कोप विच वुड हैव अ व्यू ऑफ यूनिवर्स अनऑब्स्ट्रक्टेड बाय अर्थ। क्या कह रहा है? अगर फार साइड में हम लोगों ने क्या लगा दिया? टेलीस्कोप, तो हम लोग वो यूनिवर्स देख पाएंगे जो अर्थ से ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं है। अनऑब्स्ट्रक्टेड यूनिवर्स को देख पाएंगे। चीज़ें क्लियर है क्या? इसका मतलब क्या है? जो भी सिग्नल होंगे डायरेक्टली पहुंचेंगे, अर्थ से बेंडिंग नहीं होगी ना, जो लाइट होगी उसकी बेंडिंग नहीं होगी, जो ग्रेविटेशनल वेव्स है वो डायरेक्ट आएगी, प्योर वेव्स आएगी, यहाँ पर सिग्नल आराम से रिसीव भी किए जा सकेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है एस्पेक्ट है इस मिशन का और फार जो साइड ऑफ मून है उसका। चीज़ें क्लियर है क्या? इसके साथ साथ हमें यहाँ से सैंपल जो मिलेंगे वो सैंपल को हम देख सकते हैं कि ये सैंपल में क्या क्या चीज़ें हैं। कोई फ्यूल है क्या? हमें क्रिटिकल मिनरल की बहुत ज़रूरत है। क्या कुछ क्रिटिकल मिनरल है यहाँ पर? क्या हाइड्रोजन मिल जाएगा? तो ये सारे एस्पेक्ट जो है, हीलियम मिल जाएगा। तो ये सारे एस्पेक्ट जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इस मिशन के। चीज़ें क्लियर है? तो ये आपका चैंग-ई 6 मिशन था। अब इसके स्टेटस के बारे में अगर बात करें तो 25 जून को ये वापस अर्थ पे रिटर्नर आने वाला है। कितना सैंपल लेके आएगा? 2 kg ऑफ मटेरियल लेकर आने वाला है और इसका वज़न कितना था? 8.3 टन। मई 3 को ये लॉन्च हुआ था, 25 जून को कंप्लीट होने वाला है। इतना इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी, क्या पता प्रीलिम्स में भी ये पूछ ले। इसके साथ साथ जो सैटेलाइट है जिसके थ्रू हम लोग, मैंने बताया था कि एक सैटेलाइट के थ्रू अलग से सिग्नल भेजना पड़ेगा, एक अलग सैटेलाइट चाहिए होगी जो अर्थ और फार साइड ऑफ मून से कम्युनिकेट करे। वो कौन सी सैटेलाइट है? क्वेक्यो 2 रिले सैटेलाइट, इसके थ्रू कम्युनिकेशन किया जा रहा है। ठीक, ये एस्पेक्ट फैक्चुअल है, आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो इतना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये बेसिकली पूरा का पूरा आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है व्हाट इज़ द नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है।
GS3 इकॉनमी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है और प्री के पर्सपेक्टिव से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज के बारे में, मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। मेंस में आपको ये नहीं बोलेगा कि एक्सप्लेन नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज, ऐसा नहीं, आपको हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर क्वेश्चन आएगा, उससे रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, चैलेंजेस के बारे में आ सकता है और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। जहां गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिखेंगे वहां पर आप इसे मेंशन करेंगे, तो मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। अब आर्टिकल शुरू करते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर के नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज लॉन्च किया है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है विच विल ब्रिंग टुगेदर इंश्योरेंस कंपनीज, हेल्थ सेक्टर सर्विस प्रोवाइडर एंड गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम एडमिनिस्ट्रेटर। एक तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी रहेगी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में, जैसे कि आपने अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी के नाम जानते हैं, LIC हो गया, इसके अलावा रिलायंस की हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, इसके अलावा ओरिएंटल एक सरकारी है। तो कई तरह की जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो इस प्लेटफॉर्म में होगी, पहली चीज़। दूसरा, हेल्थ सेक्टर सर्विस प्रोवाइडर मतलब जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में अवेलेबल रहेंगे और इसके साथ साथ जो रेगुलेटर हैं, जो स्कीम के इंश्योरेंस स्कीम के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सरकारी ऑफिशियल्स हैं, वो भी यहीं पर अवेलेबल रहेंगे। चीज़ें क्लियर है क्या? तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। चूँकि यहाँ एक्सचेंज लिखा हुआ है, अगर आपको इसके बारे में पता नहीं रहेगा और 4 ऑप्शन देंगे तो आप, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज वर्ड आया है, नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज, तो हो सकता है कि आप कुछ ट्रेडिंग से रिलेटेड मार्क कर दें। ये आपको ध्यान रखना है, ट्रेडिंग से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सारे स्टेक होल्डर को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहा है। अब बात करते हैं इश्यूज़ के बारे में। क्या इश्यूज़ है इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड, जिसे डील या एड्रेस करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को लाया गया है। हेल्थ इंश्योरेंस कंट्रीब्यूट टू अप्रॉक्सीमेटली 29% ऑफ टोटल जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम इनकम इन इंडिया। अगर हम जो जनरल इंश्योरेंस है, लाइफ, जनरल इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस आता है और भी कई सारे इंश्योरेंस होते हैं, अगर हम जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करें तो उसमें जो 29% कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हेल्थ इंश्योरेंस का होता है। और भी जैसे आपका अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए भी इंश्योरेंस होता है ना, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, तो ऐसे जितने भी इंश्योरेंस हैं उसमें हेल्थ इंश्योरेंस केवल 29% प्रीमियम लेकर के आता है और ये काफ़ी कम है। द प्राइमरी हर्डल इन हेल्थ इंश्योरेंस टुडेज लाइज इन इम्प्रूविंग रिलेशनशिप बिटवीन हॉस्पिटल एंड इंश्योरेंस कंपनीज। एक जो सबसे बड़ा इशू है इंश्योरेंस क्लेम ना होने का या फिर लोग इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, उसका सबसे बड़ा इशू है कि टाइम बहुत लगता है इंश्योरेंस क्लेम को कंप्लीट होने में। जैसे कि बहुत सारी स्कीम है, आप आयुष्मान स्कीम के बारे में बात कर लीजिए, उसमें आरोग्य कार्ड बनवा लिया आपने, आप गए, आपने कैशलेस है वो, आप जाके एडमिट हुए, एडमिट हो करके आप बढ़िया ठीक हो गए, डिस्चार्ज हो गए, अब प्राइवेट अस्पताल को क्लेम करना पड़ता है। अब जब क्लेम करना पड़ेगा तो वो पूरी प्रोसेस करेंगे और फिर प्रोसेस होने में कई दिन लगते हैं और जब पैसा आता है तो बहुत समय लग जाता है, कई बार पैसा आता ही नहीं। तो क्या हॉस्पिटल ऐसे में काम कर पाएंगे? क्योंकि उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की, उन्हें तुरंत पैसा मिलता पेशेंट से, लेकिन चूँकि यहाँ पर इंश्योरेंस होने के कारण उन्हें, और कैशलेस इंश्योरेंस होने के कारण उन्हें क्लेम बाद में मिलेगा, तो वो जो पैसा बाद में मिलेगा तब तक कि वो काम कैसे चलाएंगे, उन्हें तो सैलरी देनी होती है। तो जो हॉस्पिटल्स हैं और जो इंश्योरेंस कंपनी है, इनके बीच में एक टेंशन हमेशा बनी हुई रहती है और ये जो क्लेम है इसमें बहुत ज़्यादा डिले होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है क्या करती है, एक हर्डल लेकर आ जाती है, जिसके कारण इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशली सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। ये पेनिट्रेशन एकदम लार्ज लेवल पर इंडिया में नहीं हो पा रहा है। और किस तरह के इशू आते हैं यार, आपने देखा होगा कि कई बार जो है इंडिया में इंश्योरेंस रिजेक्ट करने की काम करती है कंपनी, कभी इंश्योरेंस देना चाहती ही नहीं है जो क्लेम करता है इंसान, है ना। आपने एडमिट हुए
हॉस्पिटल वालों ने बोला कि इतना जो है आपका बिल बन सकता है, इतना आपका इंश्योरेंस क्लियर हो जाएगा अगर आप इतने इतने दिन एडमिट रहेंगे। अब ये इंश्योरेंस कंपनी को जाता है, इंश्योरेंस कंपनी उस पर बोलती है हाँ ठीक है, थप्पा लगा देती है। अब ये ट्रीटमेंट हो जाता है, ट्रीटमेंट हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, वो बोलती है कि अरे ये पेशेंट्स को तो ये वाली रिपोर्ट में ये था, इन्होंने तो पहले बताया नहीं। अब पहले नहीं बताया, हो सकता है उन्हें उस वक्त कुछ हो ही ना, जो उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया या फिर इंश्योरेंस कंपनी ने चेक नहीं किया, तो इंश्योरेंस वाले मुकर जाते हैं, बोले हम इसका पैसा नहीं देंगे। ऐसे में क्या होता है, जो पेशेंट है या तो उसे पे करना पड़ेगा या फिर जो हॉस्पिटल है वो उसे डिस्चार्ज नहीं करेंगे। तो इस तरह के इश्यूज़ बहुत आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो पेशेंट है वो अफोर्ड ही नहीं कर पाता, तो फिर डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, उस पेशेंट को रख लेते हैं, बोले जब तक के इसको आप पैसा नहीं दोगे तब तक हम डिस्चार्ज नहीं करेंगे। तो ये एक फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन है, किसका, इंडिविजुअल का। और ये सारी सिचुएशन क्यों आती है, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो बहुत फ्रॉड करती है, स्पेशली प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी। इवन गवर्नमेंट का भी बात करें तो उनका भी यही है कि हम क्लेम कैसे ना दें, ये पर्पस होता है। जबकि जो इंश्योरेंस कंपनी है उनका ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम दें, क्योंकि बहुत कम लोगों को ही क्लेम की ज़रूरत पड़ती है। चीज़ें क्लियर है क्या? तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में। अगर नेक्स्ट बात करें कि डिजिटाइजेशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर हम चाहते हैं कि ये जो डिले हो रहा है वो ना हो, है ना। तो इस डिले को कम करने के लिए क्लेम के जो डिले हैं 6 महीना 8 महीना हो रहा है, उसको 3 दिन 1 दिन 2 दिन में कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिजिटाइजेशन करना पड़ेगा। जो करंट आईटी सिस्टम है उसको अपग्रेड करने पड़ेंगे और वर्कफोर्स ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ हम जो डिजिटल सिस्टम यूज़ करेंगे उसमें जो डेटा आ रहा है उसमें ये इंश्योर करना है कि लोगों की प्राइवेसी इंश्योर हो सके और वो डेटा है ना साइबर अटैक से हम बचा सके। तो ये कई सारे इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए क्या किया गया है, जो नया प्लेटफॉर्म है वो हेल्थ मिनिस्ट्री और IRDAI ने लॉन्च किया है, जिसका नाम हम आपको बता चुके हैं, नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। इसमें सारे स्टेक होल्डर को एक साथ रख दिया। अब सारे स्टेक होल्डर एक ही प्लेटफॉर्म पे रहेंगे तो क्लेम करना आसान हो जाएगा। अब जो NHCX है ये कैसे काम करता है इसके बारे में बात करते हैं। इट विल सर्व एज अ गेटवे फॉर एक्सचेंजिंग claims related information among various stakeholder in healthcare and health insurance ecosystem। ये बेसिकली है क्या, ये गेटवे है, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सचेंज होगी, ठीक, क्योंकि सारे स्टेक होल्डर हैं, बहुत सारे लोग इसी प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं। एक आदमी इन्फॉर्मेशन लोड करेगा, दूसरा आदमी इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकालेगा और जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो तुरंत मिल जाएगी। फास्टली ये जो है इन्फॉर्मेशन हैंड एक्सचेंज करेगी। सारे स्टेक होल्डर हमने एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आ गए। द इंटीग्रेशन विथ NHCX इज एक्सपेक्ट टू एनेबल सीमलेस इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ हेल्थ क्लेम processing, enhancing efficiency and transparency in insurance industry, benefiting policy holder and patients। अगर हम देखें तो जो इंटीग्रेशन किया गया है इससे होगा क्या, चूँकि इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी होगी तो हेल्थ इंश्योरेंस जो प्रोसेसिंग है वो भी तेज़ हो जाएगी, डिले नहीं होंगे। तो इस तरह के जो हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड चीज़ें हैं उसको फ़ायदा मिलेगा, पेशेंट को भी फ़ायदा मिलेगा, उसको पकड़ के रखा नहीं जाएगा, वहाँ पर डिस्चार्ज समय से कर दिया जाएगा और हॉस्पिटल हैं उन्हें बेनिफिट मिलेगा और इंश्योरेंस कंपनी को भी बेनिफिट मिलेगा। ओवरऑल इट्स अ विन विन फॉर ऑल। और सरकार जो सरकारी अथॉरिटी है वो ये सारी चीज़ें देख रही होगी तो वो इन सारी चीज़ों पर नज़र बना के रखेगी, तो यहाँ पर उनके लिए ये रेगुलेशन करना भी आसान हो जाएगा। तो ये प्लेटफॉर्म क्या है, सबके लिए विन विन सिचुएशन है। अब जो कैशलेस क्लेम है उससे रिलेटेड अभी एक गाइडलाइंस आई थी, वो गाइडलाइन क्या है ये देख लेते हैं। रिसेंटली इंश्योरेंस अथॉरिटी ने कहा है कि जो जितने भी कैशलेस क्लेम हैं वो प्रोसेस होना चाहिए विद इन द 3 आवर्स ऑफ द रिसिप्ट ऑफ डिस्चार्ज ऑथराइजेशन फ्रॉम द हॉस्पिटल। द मोमेंट पेशेंट को डिस्चार्ज किया गया
बिल बनाया गया उसके 3 घंटे के भीतर जो है कैशलेस क्लेम प्रोसेस होना चाहिए। ये हॉस्पिटल को पैसा मिलना चाहिए। ऐसा कौन कह रहा है? इंश्योरेंस अथॉरिटी कह रही। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो डेडलाइन दी गई है वो 31 जुलाई तक दी गई है। अब कुछ इंसेंटिव्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये इंसेंटिव इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि NHCX प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जा सके, सारे स्टेक होल्डर इस पर आ सके, इसके लिए ये इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हैड अनाउंस फाइनेंशियल इंसेंटिव अंडर द डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम। जो NHA है उसने डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम के अंदर कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स अनाउंस किए हैं जनवरी 2023 में। अंडर द DHIS there is a provision that for every insurance claim transaction through NHCX, financial incentive of 500 rupees per claim or 10% of the claim amount whichever is lower would be given to हॉस्पिटल। अगर हम NHCX प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं, है ना, जो हॉस्पिटल्स हैं अगर वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं क्लेम करने के लिए, तो उनको 500 रुपये, जैसे कैशबैक होता है ना यार, वैसे 500 रुपये दिया जाएगा। या फिर जितना अमाउंट वो क्लेम कर रहे हैं उसका 10%, अगर 5,000 है तो उसका 10% कितना होगा? 500। अगर 4,000 है उसका 10% कितना होगा? 400। तो 400 रुपये जो भी कम होगा, 500 से अगर कम है तो 400 रुपये उनको क्या किया जाएगा? कैशबैक दिया जाएगा। चीज़ें क्लियर है क्या? तो ये बेसिकली इंसेंटिव्स हैं जो कि सरकार चाहती है कि इस प्लेटफॉर्म का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो। चीज़ें क्लियर है? ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुल ये आर्टिकल आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, मेंस में आप सिर्फ मेंशन करेंगे कि सरकार ने ये इनिशिएटिव शुरू किया है जिसके थ्रू हम जो डिलेज़ हैं कैशलेस इंश्योरेंस क्लेम करने में वो कम कर पाएँ और ओवरऑल इंश्योरेंस जो पेनिट्रेशन है इससे इंक्रीज़ होगा। ठीक, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।